सोचना जरा, अगर हमारा पूरा न्याय तंत्र यानी जस्टिस सिस्टम बिल्कुल अंधा होके काम करे तो क्या होगा? बिना सबूतों को सही तरीके से दर्ज किए सच्चाई देखना तो लगभग नामुमकिन है। ये कोर्ट बिल्कुल सही कहता है कि निचली अदालत में दर्ज सबूत न सिर्फ उसी अदालत के लिए बल्कि ऊपरी अदालतों के लिए भी बिल्कुल उनकी आंखों का काम करते हैं। बिना इस बारीक रिकॉर्डिंग के हमारी पूरी न्याय व्यवस्था अंधेरे में भटकती रहेगी। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज कानूनी दस्तावेजों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हम आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड करने की उस बेहद तकनीकी प्रक्रिया को समझेंगे जो एक आम सी गवाही को कोर्ट के एक बेहद मजबूत और ठोस सबूत में बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के 5 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, अदालत की आंखें। दूसरा, रिकॉर्डिंग के नए और आधुनिक तरीके। तीसरा, विशेष गवाहों के लिए क्या नियम हैं। चौथा, विरोधाभास और पुष्टि। और आखिर में दस्तावेजों का प्रदर्शन यानी एग्जिबिटिंग। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द आइज ऑफ द कोर्ट, अदालत की आंखें यानी सबूतों का एकदम बुनियादी आधार। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 ठीक बताता है कि अदालत आखिर किन चीजों को सबूत मानती है। एविडेंस ज्यादातर 2 तरह के होते हैं, ओरल यानी मौखिक और डॉक्यूमेंट्री यानी दस्तावेजी। दिलचस्प बात यह है कि आजकल इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे इसलिए इन सबूतों को आमतौर पर ओपन कोर्ट यानी खुली अदालत में ही दर्ज किया जाता है, कुछ बेहद सेंसिटिव मामलों को छोड़कर। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मॉडर्न मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। वक्त के साथ सबूत दर्ज करने के नए तरीके कैसे बदले हैं। पुराने और नए तरीके के बीच एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। पहले कोर्ट में उपस्थिति या प्रेजेंस का सीधा सा मतलब था कि गवाह को कमरे में फिजिकल रूप से मौजूद होना ही पड़ेगा, उसका वहां होना, देखना, छूना जरूरी था। पर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना है जहां प्रेजेंस एक स्क्रीन पर वर्चुअल होती है। अब मीलों दूर बैठकर भी बिल्कुल वैध गवाही दी जा सकती है। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने कोर्ट में मौजूदगी के मायने ही पूरी तरह बदल दिए हैं। और इसी बदलाव को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने एकदम पुख्ता कर दिया। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल बी देसाई केस में अदालत ने साफ कर दिया था कि प्रेजेंट शब्द का मतलब सिर्फ भौतिक उपस्थिति नहीं है। विज्ञान और तकनीक की तरक्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कानून की नज़र में एक बिल्कुल जायज़ और लीगल जगह बना दिया है। वीडियो के साथ साथ टेप रिकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। आज के एआई और वॉइस क्लोनिंग के इस दौर में ऑडियो से छेड़छाड़ करना कितना आसान हो गया है ना। इसीलिए तुकाराम एस दिगोले केस बहुत साफ चेतावनी देता है कि कोर्ट इन ऑडियो सबूतों को तभी मंजूर करेगा जब इनकी सच्चाई साबित करने के लिए बेहद सख्त मापदंडों का पालन किया गया हो। छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं छूटनी चाहिए। तीसरा हिस्सा है रूल्स फॉर स्पेशल विटनेसेस। कानून कैसे उन खास गवाहों के लिए अपने नियम बदलता है जिनकी जरूरतें अलग हैं। कानून लकड़ी की तरह सख्त नहीं है, वो गवाहों के हिसाब से अपने आप को ढालता है। एक तरफ होते हैं बाल गवाह। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को थोड़ा आसानी से सिखाया पढ़ाया जा सकता है, इसलिए उन्हें कोर्ट में शपथ लेने से छूट दी जाती है। हालांकि कोर्ट पहले उनकी समझदारी की बारीकी से जांच जरूर करता है। दूसरी तरफ होते हैं मूक गवाह, जो लिखकर या इशारों से अपनी गवाही देते हैं। इनके केस में गवाह और उनके अनुवादक यानी इंटरप्रेटर दोनों को ही कोर्ट में अनिवार्य रूप से शपथ लेनी पड़ती है। अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कॉन्ट्रडिक्शंस, एमिशंस एंड कोरोबोरेशंस। यही वो सख्त टेस्ट है जहां बयानों की असली परख होती है। मान लीजिए एक घटना होती है। पुलिस के सामने गवाह कहता है ए ने मुझे चाकू से मारा, लेकिन जब वही गवाह कोर्ट में लाइव आता है तो पलटकर कहता है ए ने मुझे कुल्हाड़ी से पीटा। कानूनी भाषा में इस बवाल को कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास कहते हैं। पुराना बयान और कोर्ट का ताज़ा बयान आपस में बुरी तरह टकरा रहे हैं। और याद रखिए, सिर्फ एक हथियार के नाम का ये छोटा सा हेरफेर किसी अपराधी को बाइज्जत बरी करवा सकता है। पर इस विरोधाभास को इतनी आसानी से कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 के तहत इसकी एक बेहद कड़ी और क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले गवाह से उसके पिछले बयान के बारे में पूछा जाता है। अगर वो सीधे मुकर जाता है तो उस इनकार को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस को दिए गए बयान का वो खास हिस्सा, जिसे मार्क ए कहते हैं, गवाह को दिखाया और पढ़कर सुनाया जाता है। और फाइनल स्टेप में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जरिए इस विरोधाभास को कोर्ट में आधिकारिक रूप से साबित किया जाता है। ये सच उगलवाने का एक बेहद तकनीकी तरीका है। चलिए अब बात करते हैं ओमिशन की, यानी किसी ऐसी बात को बताने से चूक जाना जो पहले नहीं बताई गई थी।
कॉन्ट्राडिक्शन और ओमिशन के बीच एक बहुत ही बारीक सा अंतर है। सबसे खास बात यह है कि ओमिशन निकालते वक्त गवाह को उसका पुराना लिखित बयान जानबूझकर नहीं दिखाया जाता। इसका मकसद उसकी सहज प्रतिक्रिया देखना होता है। इसे एक तरह का कोर्टरूम ट्रैप भी कह सकते हैं। गवाह से सीधा स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आखिर उसने पहले ये बात क्यों नहीं बताई थी, और फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जरिए इसे साबित किया जाता है। यहाँ एक कानूनी सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। दासू और अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हर विरोधाभास एक ओमिशन है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। मतलब हर विरोधाभास में कहीं ना कहीं कोई बात तो छूटी ही होती है, लेकिन हर छूटी हुई बात कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती। एक ओमिशन तभी कॉन्ट्राडिक्शन बनता है जब दोनों बयान एक साथ सच नहीं हो सकते। जैसे वही चाकू और कुल्हाड़ी वाला उदाहरण, घटना में दोनों हथियार एक ही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। पर क्या हो अगर गवाह के बयान बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, कोई विरोधाभास ना हो? तब मैदान में आता है करॉबोरेशन, यानी पुष्टि करना। कानूनी भाषा में इसका काम है सबूत को एकदम ठोस और मजबूत बनाना। यह सीधे से लॉजिक पर काम करता है कि जो अपनी बात पर अडिग है उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। अगर घटना के ठीक बाद पीड़ित ने किसी रिश्तेदार को बिल्कुल वही कहानी बताई जो आज वो कोर्ट में बता रहा है, तो ये निरंतरता अपने आप में एक बेहद ताकतवर सबूत बन जाती है। और आखिर में 5वां हिस्सा, एग्जिबिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, कानूनी सफर का आखिरी और प्रशासनिक चरम। अक्सर लोगों में एक बहुत आम गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि कोर्ट में किसी पेपर पर अगर एग्जिबिट नंबर लग गया तो बस वो सच साबित हो गया। पर सच्चाई इससे अलग है। किसी दस्तावेज पर एग्जिबिट नंबर डालना सिर्फ एक मिनिस्ट्रियल या प्रशासनिक काम है, सुविधा के लिए। यह सिर्फ उस फाइल को एक पहचान देता है। एग्जिबिट होने के बावजूद एविडेंस एक्ट के उन सख्त नियमों के तहत उस पेपर की सच्चाई को साबित करना अभी भी पूरी तरह से जरूरी होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर एग्जिबिट किया हुआ एक दस्तावेज सच्चाई की गारंटी नहीं है और एक बच्चे की बिना शपथ वाली गवाही भी किसी को सजा दिला सकती है, तो क्या न्याय सिर्फ कच्चे सबूतों पर निर्भर करता है, या फिर उस निर्मम मशीन जैसी कड़ी परख पर जिससे हर सबूत को गुजरना ही पड़ता है? सोचिए इस बारे में, क्योंकि अदालत में सिर्फ तथ्य पेश करना काफी नहीं है। उन तथ्यों को कानून के इस रूथलेस स्ट्रेस टेस्ट में जिंदा बचना भी पड़ता है।